हेलो बच्चों, मैं प्रतिभा शर्मा राजस्थान सरकार और वेदांता की CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, थर्ड चैप्टर पढ़ना हमने स्टार्ट कर लिया है, जिसका नाम है विश्व जनसंख्या, वितरण, घनत्व एवं वृद्धि। जी हाँ बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसका परिचय हमने प्राप्त कर लिया था। और हमने क्या देखा था पिछले वीडियो के अंदर, इन शब्दों के बारे में एक बेसिक नॉलेज हमने प्राप्त की थी। वितरण किसे कहते हैं, घनत्व क्या होता है, जनसंख्या का अर्थ समझा था, और हमने ये जाना था कि संसाधन और मानव संसाधन क्या होते हैं। बच्चों, आज सेकंड पार्ट हम पढ़ने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे जनसंख्या के वितरण के बारे में। तो बच्चों, उठा लीजिए अपना पेन, बुक और नोटबुक, और साथ में अपने साथ में रखिए अपनी एटलस और एक ब्लैंक पॉलिटिकल वर्ल्ड मैप, यानी एक रिक्त राजनीतिक विश्व मानचित्र रखिए, ताकि आपको इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत आसानी हो सके। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ में, जिसका नाम है जनसंख्या का वितरण। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने जनसंख्या के वितरण शब्द का अर्थ देखा था। क्या होता है जनसंख्या का वितरण? जनसंख्या के वितरण से तात्पर्य है जनसंख्या के स्थानिक फैलाव से, कि किसी स्थान पर कितनी जनसंख्या का निवास है। तो बच्चों, एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं उन्हीं तीन शब्दों को, जनसंख्या, जनसंख्या वितरण और जनसंख्या घनत्व। तो सबसे पहले जानते हैं जनसंख्या क्या होती है। बच्चों, किसी भी क्षेत्र पर निवास करने वाली निवासियों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या। तो बच्चों, इसकी परिभाषा लिखेंगे। पृथ्वी तल पर, ठीक है बच्चों, पृथ्वी तल पर बहुत सारे देश हैं, प्रदेश हैं। यदि हम उन निवासियों की संख्या को काउंट करेंगे तो क्या कहलाएगी? जनसंख्या कहलाएगी। और बच्चों, हम भी तो जनसंख्या का पार्ट है। एक ऐसा सर्वे होता है हर 10 साल के बाद में, जिसमें हमारी गणना भी की जाती है। ठीक है बच्चों, तो आप लिखेंगे जनसंख्या की परिभाषा को एक बार फिर से जान लेते हैं हम। जनसंख्या किसी प्रदेश में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या है। तो बच्चों, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको कि जनसंख्या किसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जनसंख्या के घनत्व और वितरण के बारे में। सबसे पहले देखते हैं जनसंख्या का वितरण। क्या होता है जनसंख्या का वितरण? जनसंख्या के वितरण से तात्पर्य है कि किसी स्थान पर जनसंख्या कितनी रहती है। बच्चों, यहाँ पर हम वितरण शब्द पढ़ रहे हैं, यानी कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, जबकि जनसंख्या घनत्व अलग है। आपने थोड़ा परिचय तो प्राप्त कर ही लिया है। ठीक है बच्चों, तो जनसंख्या के वितरण से हमारा तात्पर्य है कि जो मनुष्य का बसाव है वो किसी क्षेत्रफल पर, किसी क्षेत्र पर कितना है। ठीक है बच्चों, जबकि जन घनत्व में हम क्या बात करते हैं? हम एक किसी क्षेत्र की निश्चित इकाई, जैसे कि 1 वर्ग किलोमीटर में बसने वाले निवासियों की औसत संख्या को ज्ञात करते हैं। जबकि वितरण में हम इस प्रकार का डेटा नहीं जुटाते हैं, इस प्रकार का प्रति वर्ग किलोमीटर का घनत्व नहीं मापते हैं। जनसंख्या वितरण का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है कि किसी स्थान पर कितनी जनसंख्या रहती है। बहुत साधारण सा अर्थ है इसको, इसीलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि वितरण क्या है और घनत्व क्या है। ठीक है बच्चों, तो वितरण का शाब्दिक अर्थ क्या है? पृथ्वी तल पर जनसंख्या का स्थानिक फैलाव जनसंख्या वितरण कहलाता है। जबकि जनसंख्या के घनत्व में हम जनसंख्या के आकार का, हम किसकी बात कर रहे हैं? जनसंख्या के आकार की बात कर रहे हैं। जनसंख्या का आकार और क्षेत्रफल के बीच में एक अनुपात देखते हैं, यानी कि किसी क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत जनसंख्या रहती है, और ये हम किस में मापते हैं? प्रति वर्ग किलोमीटर में। यानी कि 1 किलोमीटर लंबाई और 1 किलोमीटर चौड़ाई वाला जो भूखंड होता है, इस प्रकार का जो वर्गाकार भूखंड है, ये कहलाता है 1 वर्ग किलोमीटर, और इसके अनुसार हम जनसंख्या का अनुपात मापते हैं। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे जनसंख्या घनत्व की परिभाषा।
किसी क्षेत्र की निश्चित इकाई जैसे 1 वर्ग किलोमीटर में बसने वाले निवासियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं और इंग्लिश में इसे पॉपुलेशन डेंसिटी भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हमने बताया आपको कि जनसंख्या का वितरण आज हमारा मुख्य बिंदु है, लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करें, इस पार्ट को स्टार्ट करें, इसके पहले हम जानते हैं कि हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत आज का जो भाग है उसे डिस्कस करेंगे। जैसे पहला बिंदु होगा हमारा जनसंख्या के वितरण के बारे में, कि पृथ्वी पर जनसंख्या का वितरण किस प्रकार से है। ठीक है बच्चों, अगला बिंदु होगा कि विश्व जनसंख्या के असमान वितरण प्रारूप के बारे में। बच्चों, जो जनसंख्या है वो पूरे धरातल पर समान रूप से वितरित नहीं है, कहीं पर ये ज़्यादा है और कहीं पर ये कम है। इस बात का अंदाज़ा हम इस तथ्य से लगा सकते हैं कि विश्व की 90% जनसंख्या, क्या बात कर रहे हैं हम, कि विश्व की जो 90% जनसंख्या है वो कहाँ रहती है, विश्व के 10% भाग पर रहती है, जबकि जो विश्व का 90% है, यानी जो धरातल का 90% है, उस पर मात्र 10% जनसंख्या का ही निवास है। तो हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विश्व में जनसंख्या कितनी ज़्यादा असमान रूप से वितरित है, यानी कि किसी स्थान पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा रहती है और किन्हीं स्थानों पर जनसंख्या का निवास बहुत कम होता है। तो ये था हमारा दूसरा बिंदु। इसके बारे में हम जानेंगे कि विश्व में जनसंख्या का वितरण प्रारूप क्या है, कि हम इसमें बहुत सारी तथ्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, हमारा चौथा पॉइंट होगा सघनता के अनुसार विश्व की जनसंख्या का वितरण। इसमें हम जानेंगे कि जन घनत्व के अनुसार कितने प्रदेशों में हमने विश्व की जनसंख्या को बांटा है। ठीक है, अगला बिंदु होगा हमारा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी ऐसे कौन से कारक हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारे पहले बिंदु के साथ में, जिसका नाम है जनसंख्या का वितरण। वर्तमान में विश्व की जनसंख्या कितनी है? विश्व की जनसंख्या वर्ष 2018 के आंकड़ों के अनुसार 760 करोड़ को पार कर गई है। ठीक है बच्चों, वर्ष 2018 के आंकड़े के बारे में बात कर रहे हैं और ये संख्या 760 करोड़ को पार कर चुकी है। उसी प्रकार बच्चों, वर्ष 2001 में विश्व की जनसंख्या 613 करोड़ थी और वर्ष 2011 के आते आते यह जनसंख्या 100 करोड़ बढ़ गई और 714 करोड़ हो गई और मात्र 7 वर्षों में यह 760 करोड़ हो गई है। बच्चों, ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसी प्रकार बच्चों, हम देखते हैं कि ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा अर्थात विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, तीनों एक के ही नाम है। इसे हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी बोल सकते हैं, भूमध्य रेखा भी बोल सकते हैं और विषुवत रेखा भी बोल सकते हैं। इसके उत्तर का भाग पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध है और इसके दक्षिण का भाग पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इतना ही समझते हैं और आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि विश्व की जो ज़्यादातर जनसंख्या है वो कहाँ रहती है? महाद्वीपों के किनारों पर रहती है। हम देख सकते हैं कि समुद्र तट के जो किनारे वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर आपको काले घने बसे हुए क्षेत्र दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है बच्चों, और विश्व की 80% जनसंख्या कहाँ रहती है? विश्व की 80% जनसंख्या 20% भूभाग पर रहती है। ये जनसंख्या है और ये भूभाग है। तो हमने क्या देखा? विश्व की 80% जनसंख्या 20% भूभाग पर रहती है, जबकि विश्व की 20% जनसंख्या कहाँ रहती है? 80% भूभाग पर रहती है ना? बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट। हम यहाँ पर भी देख सकते हैं विश्व मानचित्र में कितने कम क्षेत्र ऐसे हैं जो हमें सघन जनसंख्या को बताते हैं। जो काला गहरा क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है वो कौन से क्षेत्र हैं? सघन जनसंख्या के क्षेत्र हैं। और एकदम
जो श्वेत कलर में आपको दिखाई दे रहा है, और ये विश्व का बहुत बड़ा भाग आपको दिखाई देगा जहाँ पर अति न्यून जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है बच्चों, तो इसके बारे में हम लिखेंगे। आप अपनी कॉपी रेडी कर लीजिए और लिखेंगे जनसंख्या के वितरण के बारे में। समस्त भू सतह पर जनसंख्या का वितरण समान रूप से नहीं पाया जाता है। इसके बारे में हम जान चुके हैं कि विश्व की 80% जनसंख्या कहाँ रहती है? 20% भूभाग पर। और विश्व की 20% जनसंख्या कहाँ रहती है? 80% भूभाग पर। तो हमें अंदाजा लग चुका है कि समस्त भू सतह पर जनसंख्या का वितरण समान रूप में नहीं पाया जाता है। ये तो हम जान चुके हैं। लिखते हैं बच्चों अगला पॉइंट। विश्व की 80% जनसंख्या केवल 20% भूभाग पर रहती है और शेष 20% जनसंख्या विषम परिस्थितियों वाले 80% धरातल पर वितरित है। बच्चों यहाँ पर एक शब्द आ रहा है विषम परिस्थितियों वाला। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है वो क्षेत्र जहाँ पर रहने की दशाएं अनुकूल नहीं हैं। और वो कौन कौन सी दशाएं हो सकती है? जैसे कि हम बात करें मरुस्थलीय क्षेत्रों की, जो व्यक्ति होता है वो मरुस्थल में निवास करना पसंद नहीं करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि परिस्थिति कैसी है? विषम परिस्थिति है, अनुकूल परिस्थितियां नहीं है। देखते हैं हम ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं। जैसे कि हम बात करें सहारा मरुस्थल की, आपको ये क्षेत्र भी कैसा दिखाई दे रहा है? अति न्यून जनसंख्या वाला क्षेत्र। हम यहाँ से देख सकते हैं, ये हमारी बुक का ही मैप है। ठीक है बच्चों, ये कैसा क्षेत्र है? जो श्वेत क्षेत्र है, यानी यहाँ पर जनसंख्या का जो निवास है अति न्यून है, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर एक व्यक्ति का निवास भी यहाँ पर नहीं होता है। तो ऐसी परिस्थितियाँ जो कि विषम होती है, जैसे कि हमने देखा सहारा मरुस्थल, और हमने बुशमैन जनजाति पढ़ी थी, और हमने जाना था कालाहारी मरुस्थल के बारे में। ये कालाहारी मरुस्थल के क्षेत्रों में भी जनसंख्या का जो घनत्व होता है वो बहुत ही कम होता है। उसी प्रकार बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं अटाकामा का मरुस्थल, पैटागोनिया का मरुस्थल, और आपके यहाँ पर थार का मरुस्थल, अरब का मरुस्थल, और यहाँ पर है गोबी का मरुस्थल। ठीक है बच्चों, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है, जहाँ पर भी जनसंख्या का वितरण असमान है, यानी बहुत ही कम जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। तो ऐसी परिस्थितियाँ जो विषम होती है, उसमें हमने क्या देखा? मरुस्थलीय क्षेत्र। और मरुस्थल भी दो प्रकार के होते हैं, शीत मरुस्थल और उष्ण मरुस्थल। तो बच्चों ये कैसे मरुस्थल थे? उष्ण मरुस्थल। उसी प्रकार बच्चों जो साइबेरिया का क्षेत्र है, यहाँ पर भी परिस्थितियाँ बहुत आसान नहीं है, अनुकूल नहीं है। बहुत ही शीत प्रदेश और शीत कटिबंध में आने के कारण ये क्षेत्र भी कैसा है? अति न्यून जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ठीक है बच्चों, तो ऐसी विषम परिस्थितियाँ जहाँ पर धरातल तो बहुत ज़्यादा है, जैसे कि 80%, लेकिन जनसंख्या का जो वितरण है वो कितना है? मात्र 20%। तो ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि जो रहने की दशाएं होती है वो अनुकूल नहीं होती है। इसीलिए विश्व की 80% जनसंख्या कहाँ रहती है? 20% भूभाग पर रहती है। और हम इस मानचित्र से अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये जो काले गहरे भाग हैं, एशिया का, पूर्वी एशिया का, भारत का दक्षिणी भाग, भारत का पूर्वी भाग, संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग, कनाडा का भी पूर्वी भाग, और यूरोप महाद्वीप का ये जो पश्चिमी भाग है, यहाँ पर भी जनसंख्या का सघन जमाव देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, तो लिखते हैं आगे। विश्व की जनसंख्या सन 2001 में कितनी थी? 613.71 करोड़ थी। और सन 2013 में यह जनसंख्या कितनी हो गई है? 714 करोड़ को पार कर गई। उसी प्रकार बच्चों सन 2018 में विश्व की जनसंख्या 760 करोड़ हो गई है। तो ये था हमारा पहला बिंदु, जिसका नाम क्या है? जनसंख्या का वितरण। ठीक है बच्चों, लिख रहे हैं ना आप मेरे साथ साथ? बच्चों जहाँ कहीं पर भी ज़रूरत हो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपने बिंदु बना लीजिए। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चर्चा करेंगे कि विश्व में जनसंख्या का जो वितरण है वो किस प्रकार से असमान है। बच्चों हम इस मानचित्र में देख सकते हैं
कि ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, मैंने अभी आपको बताया कि ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध में 85% जनसंख्या का निवास है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में मात्र 15% जनसंख्या का निवास होता है। दक्षिणी गोलार्ध में जनसंख्या कम होने के 2-3 कारण हैं। जैसे एक तो यहाँ पर ज़्यादातर भाग क्या है, जलीय भाग है। इसके अलावा यदि हम देखें तो हमें 4 महाद्वीप यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है बच्चों, दूसरा है अफ्रीका महाद्वीप, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और चौथा है अंटार्कटिक महाद्वीप। अब दक्षिणी अमेरिका में 2 तो मरुस्थल हैं, अटाकामा का मरुस्थल और पेटागोनिया का मरुस्थल। तो ये क्षेत्र भी कैसे रहेंगे, अति न्यून जनसंख्या वाले रहेंगे। उसी प्रकार बच्चों यहाँ पर कालाहारी का मरुस्थल है, यहाँ पर भी जनसंख्या का घनत्व बहुत कम होगा। उसी प्रकार बच्चों ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, यानी कि ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जनसंख्या का घनत्व बहुत कम पाया जाएगा। तो अपने को पता चल रहा है कि ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से यहाँ पर जनसंख्या कम निवास करती है। इसके अलावा जो अंटार्कटिक महाद्वीप है, अंटार्कटिक महाद्वीप कैसा महाद्वीप है, आप देख सकते हो कि अंटार्कटिक महाद्वीप बहुत बड़ा महाद्वीप है और यहाँ पर निर्जन क्षेत्र है, यानी कि अवास्य क्षेत्र है। यहाँ पर जनसंख्या बिल्कुल भी नहीं रहती है। तो पृथ्वी का आधा भाग है उत्तरी गोलार्ध, ठीक है बच्चों। इस रेखा का जो उत्तरी भाग है, इस रेखा के उत्तरी भाग में 85% जनसंख्या रहती है, जबकि इस रेखा के दक्षिण में, यानी कि विषुवत रेखा के दक्षिण में मात्र 15% जनसंख्या रहती है। इसी प्रकार बच्चों वो क्षेत्र जो समुद्रों के किनारों पर हैं, यानी जो महाद्वीप के किनारे वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर जनसंख्या का जमाव ज़्यादा पाया जाता है। हम देख सकते हैं चीन, भारत और बच्चों यहाँ पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग, कनाडा का पूर्वी भाग और यूरोप का जो पश्चिमी भाग है, यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे हम महाद्वीपों के अंदर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे जनसंख्या का जमाव हमें कम मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों टॉपिक डालेंगे अपना, विश्व जनसंख्या के असमान वितरण का प्रतिरूप, ठीक है बच्चों। लिखेंगे पृथ्वी की 2/3 जनसंख्या। बात करें हम पृथ्वी की 2/3 जनसंख्या, यानी कि करीब करीब 66%, 66% जनसंख्या उसके लगभग 14% भाग पर निवास करती है। तो हम जान सकते हैं कि ऐसे क्षेत्र वहाँ पर जनसंख्या का जमाव बहुत ज़्यादा है। एक अन्य अनुमान के अनुसार 57% जनसंख्या इसके स्थलीय भाग के मात्र 5% भाग पर निवास करती है। कुल मिलाकर हमें ये बात समझ में आ रही है कि पृथ्वी के बहुत कम क्षेत्रफल पर ज़्यादा जनसंख्या रहती है और पृथ्वी के बड़े क्षेत्रफल पर कम जनसंख्या रहती है, ठीक है बच्चों। कम क्षेत्रफल पर ज़्यादा जनसंख्या और ज़्यादा क्षेत्रफल पर कम जनसंख्या रहती है। इस तथ्य से भी हमें यही पता चलता है और इस तथ्य से भी हमें यही पता चलता है। अगला तथ्य है वो भी हमें यही बताएगा कि पृथ्वी के 90% भूभाग पर मात्र 10% जनसंख्या रहती है। जैसे कि हमने पढ़ा था 80% भूभाग पर 20% जनसंख्या और 20% भूभाग पर 80% जनसंख्या का निवास है। उसी प्रकार बच्चों ये भी एक तथ्य है कि पृथ्वी के 90% भूभाग पर 10% जनसंख्या और 90% जनसंख्या कहाँ रहती है, 10% भूभाग पर रहती है, ठीक है बच्चों। अब लिखेंगे हम विश्व की 85% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है और 15% जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है। हम देख सकते हैं इस मानचित्र में भी कि विश्व की 85% जनसंख्या कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है। और उत्तरी गोलार्ध कहाँ है, विषुवत रेखा के उत्तर में है और विषुवत रेखा के दक्षिण में ये पूरा का पूरा दक्षिणी गोलार्ध है।
और यहाँ पर मात्र 15% जनसंख्या पाई जाती है। उसी प्रकार बच्चों एक और तथ्य ये है कि विश्व की 80% जनसंख्या कहाँ रहती है? विश्व की 80% जनसंख्या 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, कौन सा अक्षांश है? 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से। यहाँ पर हम ये 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा बना रहे हैं बच्चों, और 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य रहती है ना? एक रोचक तथ्य है। यानी कि ये जो बेल्ट है 20 डिग्री से लेकर 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच की ये जो बेल्ट है, यहाँ पर 60% जनसंख्या रहती है, और 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में मात्र 1% जनसंख्या रहती है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जनसंख्या का जमाव किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में होता है, और ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जो लंबे चौड़े हैं लेकिन वहाँ पर जनसंख्या रहना पसंद नहीं करती है। इसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे जब हम पढ़ेंगे जनसंख्या का वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या लिखा कि 90% भूभाग पर 10% जनसंख्या और 90% जनसंख्या 10% भूभाग पर रहती है। तो बच्चों हम क्या लिख रहे थे? विश्व की 85% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में और 15% जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है। उसी प्रकार बच्चों यदि हम बात करें एशिया और यूरोप महाद्वीप की, तो एशिया महाद्वीप में विश्व की 60% जनसंख्या रहती है। एक बार मानचित्र को हम रिफ्रेश कर लेते हैं। यानी कि ये जो एशिया महाद्वीप है, यहाँ पर विश्व की 60% जनसंख्या रहती है। ये भी एक रोचक तथ्य है कि विश्व की जनसंख्या का 60% कहाँ है? एशिया महाद्वीप में है, और यूरोप महाद्वीप में 10% है। यानी करीब करीब यूरोप और एशिया को यदि हम यूरेशिया कहें तो 70% जनसंख्या कहाँ रहती है? यूरोप और एशिया में रहती है। ठीक है बच्चों, लिखते हैं इसके बारे में भी। विश्व की लगभग 3/4 जनसंख्या एशिया व यूरोप महाद्वीपों में रहती है, और अकेले एशिया में कितनी है? ये 60% है। उसी प्रकार बच्चों विश्व की 80% जनसंख्या 20 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य रहती है। देख सकते हैं बच्चों कि महाद्वीपों के जो किनारे वाले भाग हैं वहाँ पर आपको गहरे काले क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर जनसंख्या का जमाव ज़्यादा पाया जाता है। लिखेंगे बच्चों 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में विश्व की 1% से भी कम जनसंख्या निवास करती है, और विश्व की जनसंख्या का लगभग 75% भाग महाद्वीपों के किनारों की ओर बसा है, और महाद्वीपों के आंतरिक भागों की ओर जाने पर जनसंख्या का संकेंद्रण घटता जाता है। हम देख सकते हैं बच्चों कि जैसे जैसे महाद्वीपों के हम अंदर की तरफ बढ़ेंगे, देखिए ये एशिया महाद्वीप की स्थिति है। आप एशिया महाद्वीप के अंदर जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे आपको कौन सा क्षेत्र दिखाई देगा? अति न्यून जनसंख्या वाला क्षेत्र। उसी प्रकार आप अफ्रीका महाद्वीप में भी देख सकते हैं कि आप जैसे जैसे महाद्वीप के केंद्र की तरफ जाएंगे अति न्यून जनसंख्या वाला क्षेत्र, और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में भी आपको मध्य का भाग अति न्यून जनसंख्या वाला दिखाई दे रहा है। तो हमारा तथ्य क्या है कि विश्व की जनसंख्या का लगभग 75% भाग कहाँ रहता है? महाद्वीपों के किनारों की ओर, और महाद्वीपों के आंतरिक भागों की ओर जनसंख्या का संकेंद्रण घटता जाता है। अगला बिंदु है विश्व की 80% जनसंख्या सागर तल में 500 मीटर की ऊंचाई तक के क्षेत्र में ही निवास करती है। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। क्या कहा है कि विश्व की 80% जनसंख्या सागर तल के 500 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही रहना पसंद करती है। ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि यहाँ की परिस्थितियाँ बहुत ही अनुकूल होती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं विश्व जनसंख्या का वितरण किस प्रकार से है। जो विश्व की जनसंख्या है उसे हमने महाद्वीपों के अनुसार अरेंज किया है और उसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। हम देख सकते हैं बच्चों इस टेबल को हम पढ़ें इसके पहले मैं एक शब्द का परिचय करा देती हूँ, मिलियन। वे हो सकता है आप जानते हो कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं।
1 मिलियन में 10 लाख होते हैं बच्चों, और हमारे यहाँ पर जो भी आंकड़े दिए हुए हैं वो किस में दिए हुए हैं? मिलियन में दिए हुए हैं। तो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, यदि मिलियन शब्द आ जाता है तो 1 मिलियन का अर्थ है 10 लाख। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि एशिया महाद्वीप की जनसंख्या कितनी है? 4302 मिलियन। यदि हम इसे करोड़ में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी? 430 करोड़ और 20 लाख। ठीक है बच्चों, कितनी हो गई? 430 करोड़ और 20 लाख। कहाँ की जनसंख्या है? एशिया महाद्वीप की जनसंख्या है। और यह विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? 60.27% है। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या जाना कि एशिया महाद्वीप की जनसंख्या 4302 मिलियन यानी कि 430 करोड़ और 20 लाख है, और विश्व की जनसंख्या का 60% हिस्सा है इसका। ठीक है, अगला महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? 15.41% है। और कितनी जनसंख्या है मिलियन में? 1100 मिलियन यहाँ की जनसंख्या है। और यदि हम करोड़ में कन्वर्ट करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 110 करोड़। ठीक है बच्चों, क्या लिखेंगे आप इसे? 110 करोड़। उसी प्रकार यूरोप महाद्वीप की जो जनसंख्या है वो है 74 करोड़, या फिर हम इसे 740 मिलियन भी कह सकते हैं। और विश्व का जनसंख्या प्रतिशत में हिस्सा है इसका 10.37%। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात करें तो यहाँ की जनसंख्या है 55 करोड़ और 70 लाख, और मिलियन में बात करें तो 557 मिलियन। और कितना प्रतिशत है इसका? 7.8%। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दक्षिणी अमेरिका के बारे में। दक्षिणी अमेरिका की जो जनसंख्या है वो कितनी है? 40 करोड़ 10 लाख यानी कि 401 मिलियन। और 1 मिलियन का क्या अर्थ होता है? 10 लाख। ठीक है बच्चों, और बच्चों हमारे जो आंकड़े हैं वो किसके बारे में है? मिलियन के बारे में है। अब बात करते हैं हम ओसेनिया की। ओसेनिया क्या होता है? आपके लिए एक नया शब्द है। ओसेनिया का अर्थ होता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है बच्चों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और उसके निकटवर्ती जो क्षेत्र हैं, जैसे कि प्रशांत महासागर में स्थित जो छोटे बड़े देश हैं, उन सबको मिलाकर क्या कहा जाता है? ओसेनिया कहा जाता है। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और उसके निकटवर्ती जो आइलैंड्स हैं, द्वीप समूह हैं, इन सबको मिलाकर क्या कहा हमने? ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है वो है ओसेनिया। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ में कौन कौन से देश हैं? ये देखिए बच्चों, ये तस्मानिया है, ये न्यूजीलैंड है, उसी प्रकार बच्चों ये फिजी द्वीप समूह है, ये तुवालू है, और ये पापुआ न्यू गिनी का पूर्वी भाग है, और ये पलाऊ है, ये नोरू द्वीप। उसी प्रकार बच्चों समोआ, टोंगा आदि आपको प्रशांत महासागर में स्थित जो द्वीप समूह दिख रहे हैं, उन सबको ऑस्ट्रेलिया के साथ में जब मिला दिया जाता है तो एक नया शब्द बन जाता है ओसेनिया। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैंने कुछ नामों की चर्चा भी की है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, फिजी, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी आदि। आप अपनी एटलस की सहायता से इस सूची को बड़ा कर सकते हैं कि ओसेनिया के अंतर्गत कौन कौन से देश या फिर कौन कौन से द्वीप समूह आते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम क्या बात कर रहे हैं? ओसेनिया की जनसंख्या कितनी है? 3.8 करोड़। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम इसे क्या बोल सकते हैं? 38 मिलियन या फिर 3.8 करोड़। और विश्व जनसंख्या में जो प्रतिशत है वो मात्र है 0.53%। तो हमने क्या देखा? विश्व जनसंख्या का वितरण किसके अनुसार? महाद्वीपों के अनुसार। और 7वां महाद्वीप तो हमने यहाँ पर लिखा ही नहीं है। ऐसा इसलिए बच्चों कि जो अंटार्कटिक महाद्वीप है वो कैसा है? एकदम निर्जन है। वहाँ पर वैज्ञानिक और शोधकर्ता जाते तो हैं, लेकिन कुछ दिनों तक अपना शोध कार्य करने के बाद में पुनः अपने देश लौट आते हैं। तो हमने अंटार्कटिक महाद्वीप का नाम इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा है।
ठीक है बच्चों, तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उन 10 देशों के बारे में जो जनसंख्या की दृष्टि से अग्रणी हैं। इनमें जो नंबर 1 स्थान है वो चीन देश का है। और ये क्वेश्चन तो आपके सामान्य जानकारी में भी पूछा जाता है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो वो कौन सा देश है? चीन देश। नंबर 2 स्थान आता है भारत का। नंबर 3 पर है संयुक्त राज्य अमेरिका। नंबर 4 पर इंडोनेशिया और 5वें स्थान पर नाम आता है ब्राज़ील देश का। 6ठे स्थान पर आपका पड़ोसी देश पाकिस्तान। 7वें स्थान पर रूस का नाम आता है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से नंबर 1 है। 8वें स्थान पर नाम आता है बांग्लादेश का। 9वें स्थान पर नाम आता है जापान का और 10वें स्थान पर नाम आता है नाइजीरिया का। बच्चों यहाँ पर हम इन 10 देशों के आंकड़ों की बात करेंगे वर्ष 2001 और वर्ष 2013 के अंतर्गत कि वर्ष 2001 में कितनी जनसंख्या थी और वर्ष 2013 में यहाँ पर जनसंख्या कितनी हो गई है। बच्चों फिर से जो आंकड़े हैं वो हमारे पास किस में है? मिलियन में है। और मिलियन को आपने करोड़ में कन्वर्ट करना सीख लिया है। 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख। तो बच्चों देखते हैं जो चीन देश है उसकी आबादी वर्ष 2001 में 1273 मिलियन थी, यानी कि 127 करोड़ 30 लाख। और वर्ष 2013 में 1357 मिलियन हो गई। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार भारत की बात करें तो भारत की जो आबादी है वर्ष 2001 में 102.7 करोड़ थी और वर्ष 2013 में 127.6 करोड़ हो गई। संयुक्त राज्य अमेरिका में 2001 में 28 करोड़ 50 लाख जनसंख्या थी और 2013 में 31 करोड़ 60 लाख जनसंख्या हो गई। अब बात करते हैं इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया में 20 करोड़ 60 लाख जनसंख्या थी सन 2001 में और वर्ष 2013 में यह 24 करोड़ 80 लाख हो गई। ब्राज़ील देश की जनसंख्या 2001 में 17 करोड़ 20 लाख थी और 2013 में 19 करोड़ 60 लाख हो गई। पाकिस्तान देश में वर्ष 2001 में 14 करोड़ 50 लाख जनसंख्या थी और 2013 में 19 करोड़ 10 लाख जनसंख्या हो गई। बात करते हैं रूस की जनसंख्या वर्ष 2001 में 14 करोड़ थी और 2013 में 14 करोड़ 40 लाख हो गई। बांग्लादेश वर्ष 2001 में 13 करोड़ 40 लाख जनसंख्या थी और 2013 में 15 करोड़ 70 लाख जनसंख्या हो गई। जापान देश की जनसंख्या 2001 में 12 करोड़ 50 लाख थी और वर्ष 2013 में 20 लाख बढ़कर 12 करोड़ 70 लाख हो गई। जो नाइजीरिया की वर्ष 2001 में 12 करोड़ 70 लाख जनसंख्या थी, 2013 में ये 17 करोड़ 40 लाख हो गई। तो बच्चों ये थे टॉप 10 कंट्रीज़। अब हम बात करेंगे कि विश्व को जनसंख्या वितरण की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है। बच्चों जनसंख्या वितरण की दृष्टि से विश्व को 4 भागों में बांटा गया है। सघन जनसंख्या के प्रदेश, सामान्य जनसंख्या के प्रदेश, विरल जनसंख्या के प्रदेश और अति न्यून जनसंख्या के प्रदेश। तो चर्चा करते हैं सबसे पहले वो क्षेत्र जहाँ पर सघन जनसंख्या पाई जाती है। बच्चों ये अपनी ही इंडेक्स है, इसके अंतर्गत 4 प्रकार के प्रतीक बने हुए हैं। जो गहरा काला भाग है इसका अर्थ क्या है कि वो क्षेत्र सघन जनसंख्या वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में हम देख सकते हैं कि जो रेखाएं हैं वो एकदम सीधी है और उनमें डॉट्स नहीं हैं और उनको हम क्या कहते हैं? सामान्य जनसंख्या वाले क्षेत्र। जैसे कि हम देख सकते हैं कि भारत का जो मध्यवर्ती भाग है वो कैसा है? सामान्य जनसंख्या वाला भाग है, जबकि भारत का समुद्र के किनारे वाला भाग कैसा है? एकदम गहरा काला है, यानी कि ये सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। उसी प्रकार बच्चों जो रेखाएं डॉट्स के अंदर है उन्हें हम क्या कहते हैं? विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र। और इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि भारत का जो उत्तरी भाग है वो कैसा है?
उसकी कैटेगरी है नंबर 3 की, यानी कि विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र। और जो एकदम श्वेत है, सफ़ेद क्षेत्र है, वो है अति न्यून जनसंख्या वाले क्षेत्र। जैसे कि आप देख सकते हैं रूस का साइबेरिया, मंगोलिया का गोबी मरुस्थल इत्यादि। ठीक है बच्चों, तो जो पहला बिंदु है वो है सघन जनसंख्या के क्षेत्र। हम जैसे कि मानचित्र में देख सकते हैं, इसमें आते हैं पूर्वी एशिया के देश जैसे कि चीन, जापान, दक्षिणी कोरिया, ताइवान, हांगकांग, मलेशिया, दक्षिणी भारत के तटवर्ती इलाके। ठीक है बच्चों, और ये उत्तरी पूर्वी क्षेत्र यूरोप महाद्वीप के स्पेन, बेल्जियम, हॉलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन। उसी प्रकार बच्चों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में भी 2 देश हैं, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के उत्तरी पूर्वी भाग, और इनको हमने डार्क ब्लैक कलर से बता रखा है। एक बार फिर से यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों, पूर्वी एशिया के चीन, जापान और दक्षिण कोरिया, ताइवान व हांगकांग। इसके बाद में नाम आता है दक्षिणी एशिया के देशों का। अब दक्षिणी एशिया के देशों में नाम किसका आ रहा है? भारत का, पाकिस्तान का, श्रीलंका का, बांग्लादेश का। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या देखा? दक्षिणी एशिया के देश है भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और एक नाम रह गया था नेपाल देश। ये देख सकते हैं नेपाल देश भी किस में आता है? सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में आता है। और उसके अलावा संपूर्ण दक्षिणी पूर्वी एशिया, ये देखिए बच्चों, ये है दक्षिणी पूर्वी एशिया। उत्तरी पश्चिमी यूरोप के ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, आयरलैंड, डेनमार्क, स्पेन व इटली, ये सब कौन से क्षेत्र हैं? सघन जनसंख्या के क्षेत्र हैं। उसी प्रकार पूर्वी व उत्तरी अमेरिका, उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिणी पूर्वी कनाडा, ये रहे ये क्षेत्र। ठीक है बच्चों, तो ये थे सघन जनसंख्या के क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे हम सामान्य जनसंख्या के क्षेत्र, जिन्हें हमने रेखाओं से बता रखा है, सीधी रेखाएं हैं ये। हम देख सकते हैं भारत का जो मध्यवर्ती भाग है वो कैसा क्षेत्र है? सामान्य जनसंख्या का है। हम यूरोप महाद्वीप में भी ऐसी रेखाएं देख सकते हैं, अफ्रीका महाद्वीप का उत्तरी भाग और ये पश्चिमी भाग। उसी प्रकार बच्चों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में भी हमें इस प्रकार के सामान्य जनसंख्या के क्षेत्र नजर आते हैं। तो देखते हैं बच्चों सामान्य जनसंख्या के क्षेत्र। देखिए बच्चों, ये है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और यहाँ पर यह एंडीज पर्वतमाला है। आपको पता है पर्वतमालाओं में लोग कम रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, विकट परिस्थितियाँ होती है भौगोलिक दृष्टि से, तो वहाँ पर जनसंख्या का जो जमाव होता है वो बहुत ही कम होता है। लेकिन एंडीज पर्वत के अंतर्गत, चिली के अंतर्गत चुकाड़ और कामरा ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर तांबे के जमाव पाए जाते हैं और इस वजह से वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व अच्छा खासा है। तो कई बार ऐसी परिस्थितियाँ होते हुए भी जो क्षेत्र आर्थिक रूप से लाभदायक होते हैं वहाँ पर जनसंख्या का जमाव पाया जाता है। तो हमारा दूसरा बिंदु है सामान्य जनसंख्या के क्षेत्र। मानव ने अनेक स्थानों पर प्रकृति के साथ में अनुकूलन किया है। जैसे कि हम देख सकते हैं एंडीज पर्वत पर प्रतिकूल भौगोलिक दशाओं के होते हुए भी तांबे की उपलब्धता के कारण, चिली के चुकाड़ व कामरा व कनाडा के यूरेनियम शहर में यूरेनियम के कारण तथा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्वर्ण के खनन के कारण सघन जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये थे सामान्य जनसंख्या के प्रदेश। अब हम बात करेंगे विरल जनसंख्या के प्रदेशों की। तो आपको ऐसी रेखाएं दिख रही होगी, सीधी रेखाएं जिसमें डॉट्स लगे हुए हैं और ऐसा बहुत बड़ा क्षेत्र है विश्व का। तो देखते हैं ऐसे कौन से क्षेत्र हैं। यह प्रदेश विश्व के 70% भाग पर स्थित है। यह विश्व की मात्र 5% जनसंख्या निवास करती है
और इन क्षेत्रों में स्थिति, उच्चावच व जलवायु की कैसी परिस्थितियाँ होती हैं? विषम परिस्थितियाँ होती है और इसी वजह से यहाँ पर विरल जनसंख्या पाई जाती है। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे उन क्षेत्रों की जहाँ पर जनसंख्या बहुत ही कम पाई जाती है। हमने यहाँ पर एक इंडेक्स बनाई हुई है और इसमें जो वाइट कलर से जो क्षेत्र हमें यहाँ पर बताए गए हैं वो अति न्यून जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। बच्चों, यहाँ पर कठोर भौगोलिक परिस्थितियाँ होती है, जैसे कि मरुस्थल, आर्द्रवन और उच्च धरातल यानी कि पर्वत और पहाड़। इन क्षेत्रों पर जनसंख्या बहुत ही कम पाई जाती है। तो बच्चों लिख लेंगे, अति न्यून जनसंख्या के क्षेत्र। लगभग निर्जन प्रदेशों का मुख्य कारण है जलवायु और धरातल की कठोरता से, यानी कि कठोर भौगोलिक परिस्थितियों में व्यक्ति रहना पसंद नहीं करते हैं। ये कौन से क्षेत्र होते हैं? अति शीतल और उष्ण मरुस्थल, उच्च धरातल जैसे कि पर्वत और पहाड़, विषुवत रेखीय आर्द्रवन यानी जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है विषुवत रेखा के निकट, और मध्य अक्षांशीय मरुस्थल, यहाँ पर जनसंख्या बहुत ही कम पाई जाती है। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 4 कारकों के बारे में। उसमें से जो पहला कारक है वो है विश्वव्यापी कारक, दूसरा है प्रादेशिक कारक, तीसरा है सांस्कृतिक कारक और चौथा है सामयिक कारक। तो बच्चों, जो विश्वव्यापी कारक होते हैं वो पूरे विश्व में समान रूप से लागू होते हैं, जैसे कि अवस्थिति, जलवायु दशा, धरातल और समुद्र तल से ऊंचाई। उसी प्रकार बच्चों, जो प्रादेशिक कारक हैं इनमें नाम आते हैं भूमि की बनावट, जल की आपूर्ति, मिट्टियाँ, वनस्पति, खनिज और शक्ति संसाधन। बच्चों, ये ऐसे कारक हैं जो मानव को प्रभावित करते हैं कि वह उस स्थान पर रहे या ना रहे। जैसे कि हम बात करें वनस्पति की, यदि किसी क्षेत्र पर वनस्पति नहीं है तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर रहना व्यक्ति के लिए मुश्किल होगा। तो व्यक्ति कहाँ रहना पसंद करता है? जहाँ पर वनस्पति होगी, और वनस्पति होगी इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर वर्षा भी अच्छी होगी। ठीक है बच्चों, तो ऐसे 2 कारकों के बारे में हमने जाना, विश्वव्यापी कारक और प्रादेशिक कारक। जो तीसरा कारक है वो है सांस्कृतिक कारक। इसके अंतर्गत आते हैं आर्थिक कारक, उन्नति का स्तर, राजनीतिक स्थिति। जैसे कि हम राजनीतिक स्थिति की बात करें, यदि कोई देश राजनीतिक रूप से उथल पुथल वाला देश है या फिर वहाँ पर सरकारों की स्थायित्वता नहीं है तो वहाँ पर व्यक्ति रहना पसंद नहीं करते हैं। व्यक्ति वहाँ रहना पसंद करता है जहाँ पर राजनीतिक रूप से स्थिरता हो, ताकि उसके जीवन में भी नीति निर्धारण संबंधी स्थायित्व आ सके। ठीक है बच्चों, अगला कारक है मनोवैज्ञानिक कारक, परिवहन और व्यापार। ये सब वो बिंदु है जो व्यक्ति को सांस्कृतिक रूप से प्रभावित करते हैं। कुछ कारक होते हैं सामयिक कारक, जैसे कि वातावरण से अनुकूलन, पारस्परिक निर्भरता, धर्म, सामाजिक मान्यताएं और सामाजिक संरचना। तो बच्चों, ये 4 कारक हैं, उनमें से नाम आता है विश्वव्यापी कारक, प्रादेशिक कारक, सांस्कृतिक कारक और चौथा है सामयिक कारक। तो ये 4 कारक ऐसे होते हैं, अगले भाग में हम इन्हें विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हमने क्या जाना? विश्व के जनसंख्या वितरण के बारे में। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, मिलेंगे अगले भाग में जनसंख्या घनत्व के साथ। तब तक बने रहिए मेरे साथ में। धन्यवाद।